स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त वीडियो के सदा के सामने मुद्दे यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा गांधी मैदान भरने वाली पार्टी का क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर होने जा रहा है विलय, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मोदी के पूर्णिया दौरे के बीच में पटना में भाजपा के दफ्तर में हो रहे जोरदार बवाल के बाद मोदी का दावा फेल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी फटाफट खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बिहार में आकर फिर से घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2024 की तरह ही बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में पान समाज ने इतनी बड़ी रैली की थी दोस्तों, जिससे बिहार के अंदर 2025 के चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके का माहौल बनता हुआ और एक नए समीकरण बनते हुए दिखाई दिए दोस्तों। आपको बता दें कि इंजीनियर से नेता बने आईपी गुप्ता की ओर से अपनी पार्टी बनाई गई आईआईपी पार्टी दोस्तों, जिसके द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के कई सारे लोगों को एकजुट किया गया दोस्तों, जिसका असर भी देखने को मिला और पूरा का पूरा गांधी मैदान भर दिया गया। ऐसे में इस पार्टी की कई सीटों पर बड़ी भूमिका हो सकती है दोस्तों। आईपी गुप्ता अभी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। आपको बता दें कि जो मीडिया में रिपोर्ट है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के साथ आईआईपी पार्टी की बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी में आईआईपी पार्टी के विलय को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि आईपी गुप्ता इस बात को मानने को तैयार नहीं है दोस्तों, लेकिन वो रहना कांग्रेस पार्टी के साथ में चाहते हैं, यानी अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई नई पार्टी का कांग्रेस पार्टी में या तो विलय होगा दोस्तों या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये बात लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को यह एक बड़ी सफलता के तौर पर माना जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके और भी अलग अलग तरीके की पार्टियां कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की ओर देख रही है, उनको उम्मीद है कि महागठबंधन ही उनका विकास कर सकता है। और 20 साल 21 साल हो चुके भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार से अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन नरेंद्र मोदी पूर्णिया जिले के अंदर एक सभा करने के लिए गए थे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे दोस्तों। चुनाव आते ही बीजेपी के लोगों को कई सारे कार्यक्रमों की याद आ जाती है, कहीं उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं तो कहीं पर शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं। पूर्णिया में जिस एयरपोर्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे दोस्तों और 4-5 साल पहले ही उद्घाटन की मांग की जा रही थी, उसे अब बिहार के चुनाव के टाइम में जाकर लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। वो भी ऐसे टाइम में लॉन्च किया जा रहा है जब चुनाव एकदम नजदीक आ चुके हैं। कभी भी चुनाव आचार संहिता का ऐलान हो सकता है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो चुका है कि ये सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब रैली के दौरान भाषण दे रहे थे, यानी पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद भाषण देते हुए लोगों को बिहार को लेकर अपना विजन बता रहे थे दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी विजन बताने की जगह बिहार वासियों को बेफिजूल की बातें बता रहे थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि घुसपैठिया बिहार में नहीं चलेगा, घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो घुसपैठियों को बचा रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि कितनी भी ताकत लगा लो, अब हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। भारत में घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी, ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी दोस्तों, यानी फिर वही उल जुलूल बातें करने लगे हैं, यानी घुसपैठियों पर कार्रवाई कर देंगे, घुसपैठियों को आने नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह है दोस्तों, जिनके पास बॉर्डर की जिम्मेदारी है। अगर उनसे बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठी नहीं रुक रहे तो अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने असली मुद्दों से इसी तरीके की बयानबाजी की थी दोस्तों, की घुसपैठिया आ जाएंगे, आपके सोने चांदी लेकर चले जाएंगे, भैंस खोलकर ले जाएंगे, यानी बेफिजूल की बातें कर रहे थे दोस्तों, जिसके बाद जनता ने सबक सिखा दी। और ऐसे ही बिहार के अंदर अगर उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे तो बिहार वासी जरूर बीजेपी को तगड़ा झटका देंगे दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरीके की बातें बोलने से लोग नाराज है, जनता को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से मूर्ख बनाने के लिए आ गए हैं, असली मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए, बयान आना चाहिए कि आखिर बिहार के विकास के लिए उनके पास क्या विजन है। लेकिन उसकी जगह घुसपैठियों को नहीं आने देंगे और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है। सोचिए दोस्तों, लोगों के वोटर अधिकार से नाम जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसे कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर से अगर इस तरीके की बातें होगी तो इसका मतलब ये चुनाव बीजेपी के लोग घुसपैठी, नॉन घुसपैठी और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ने वाले हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी सीमांचल क्षेत्र में ये बयान देते तो उससे समझ में आ रहा है कि भाजपा के लोग चुनाव में क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पिछली बार की तरह तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को पढ़ाई, कमाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही पूरा चुनाव लड़ना चाहिए और इस तरीके के बयानों पर जवाब भी नहीं देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोस्तों कि हमने बिहार में लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया है और आने वाले दिनों के अंदर और भी रोजगार देंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी पूर्णिया में भाषण दे रहे थे और बिहार की राजधानी पटना के अंदर डायल 112 के ड्राइवरों ने बीजेपी के कार्यालय का घेराव किया। दोस्तों, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर यह धरना दिया गया, घेराव किया गया बीजेपी कार्यालय के पास। धारा 163 लगा दी गई। बीएनएस की धारा जो 144 पहले होती थी सीआरपीसी, उसे 163 में बदल दिया गया है, यानी छावनी में तब्दील कर दिया गया आसपास के इलाके को। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीएसपी सचिवालय अनु कुमारी ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। दोस्तों, यानी डायल 112 के ड्राइवर लगातार विरोध जता रहे हैं और पुलिस वालों के साथ काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यह काफी गंभीर मामला है और इस पर बीजेपी के लोग फिर से एक्सपोज हो गए हैं, नरेंद्र मोदी पूर्णिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें बिहार के विकास को लेकर कर रहे हैं, जबकि हकीकत भारतीय जनता पार्टी के पटना के दफ्तर के पास दिखाई दे रहा है, जहां पर दफ्तर पर पहुंचे विरोध करने वाले लोगों को रोकने के लिए सारे षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश जारी किए हैं। दोस्तों, जो डिमांड लगातार वक्फ कानून को लेकर की जा रही थी, पहला यह कि वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक लगा दिया गया है, कलेक्टर निर्णय नहीं लेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी है। दूसरा यह कि बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समाज से होगा और अनिवार्य है, यानी वक्फ कानून को लेकर जो बोर्ड बनाया जाएगा दोस्तों, उसको हेड करेंगे कोई मुस्लिम व्यक्ति, यानी जो सीईओ बनेगा वो मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति बनेगा। और बोर्ड के अंदर जो राज्य के बोर्ड बनेंगे स्टेट लेवल पर, उसमें 3 से ज्यादा कोई गैर मुस्लिम नहीं होंगे। और जो सेंटर के अंदर बनेगा दोस्तों बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसमें 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि 5 साल से मुस्लिम होने की कंडीशन को हटा दिया गया है। दोस्तों, यानी अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी मैनेज करता है तो उसको मुस्लिम समाज से होना पड़ेगा। 5 साल का क्राइटेरिया लगाया गया था, उसको हटा दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले लिए दोस्तों। पहला तो कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर ये 3 प्रावधान हटा दिए दोस्तों, जबकि दूसरा जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एसआईआर को लेकर लिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बयान दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में जो फैसला देंगे वही पूरे देश में लागू होगा, यानी चुनाव आयोग पूरे देश भर के अंदर एसआईआर लागू करवाना चाहता है। इसके लिए कई सारे चुनाव आयुक्तों की बैठक भी हुई है दोस्तों। हाई प्रोफाइल बैठक से एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं बिहार वाला मॉडल अलग अलग राज्यों के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिहार मॉडल को लेकर इतने ज्यादा बवाल है दोस्तों कि इस मॉडल को दूसरी जगह कैसे लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पूरे मामले प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। बिहार पर जो फैसला देंगे वो पूरे देश में लागू होगा, ये बात चुनाव आयोग को बोल दिया गया है। दूसरा, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, यानी 7 अक्टूबर को तय होगा कि आखिर किस और सुप्रीम कोर्ट का रुख है दोस्तों। राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेता इस तरीके के कानून का विरोध कर रहे हैं और इसके कई सारे बड़े कारण भी हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस पर कोर्ट की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का घमंड लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। 20-25 साल से सरकार चलाने के कारण ये लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं। बिहार में कुछ ऐसा ही बवाल देखने को मिला दोस्तों। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें मच गई। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव हाल ही में दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा क्षेत्र पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने पत्रकार दिलीप कुमार सहनी से मुलाकात की है। दिलीप कुमार सहनी वही है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जीवेश मिश्रा के सामने आकर विरोध करते हुए टूटी हुई सड़क को लेकर नाराजगी जता रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को भेजकर मारपीट की है दोस्तों। और मंत्री की ओर से खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी की गई है दोस्तों। जैसे ही ये जानकारी मिली तेजस्वी यादव को तो वो सीधा दरभंगा पहुंच गए दोस्तों, जहां पर जाकर उन्होंने सीधा पत्रकार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पीड़ित पत्रकार मुकेश सहनी से मुलाकात करते हुए उनको न्याय दिलाने का पूरी तरीके से आश्वासन दिया है दोस्तों। तेजस्वी यादव थाने पहुंचे और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन से थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, और इसके बाद जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो अपने आप थाने के अंदर एफआईआर दर्ज की गई दोस्तों। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट बोल दिया है कि जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो दरभंगा तक चक्का जाम करेंगे। हम हर पीड़ित परिवार के साथ में हैं, हम पूरे बिहार के साथ में हैं। यानी दोस्तों तेजस्वी यादव स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जनता के बीच थे और आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके अंतर्गत काम करने वाले मंत्रियों का एक अलग ही लेवल का घमंड चल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का टाइम आ चुका है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार के अंदर भागलपुर में पावर प्लांट लगाने के नाम पर अडानी ग्रुप को गिफ्ट में 1050 एकड़ जमीन दे डाली है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हार निश्चित देकर ऐसा किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव हार जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी गौतम अडानी को यह गिफ्ट दिया जा रहा है। न्यूज एजेंसी से पता चला है दोस्तों कि बिहार के भागलपुर के पीर
सैंती में राष्ट्र सेठ गौतम अडानी का पावर प्लांट लगने जा रहा है, जो 1050 एकड़ की जमीन में लगेगा दोस्तों, जिसके कारण 10 लाख पेड़ कटेंगे और काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। पर्यावरण को भी, स्थानीय लोगों को भी, उनको भी सही तरीके से पैसा नहीं मिल रहा है और कई सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं। दोस्तों आप लोग पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि गौतम अडानी जुड़े इस प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है ये और ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है, क्योंकि गौतम अडानी किस तरीके से काम करते हैं ये सबको पता है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध क्या है ये बात भी लगभग सभी जानते हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में बेरोजगार युवा हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए दोस्तों। उन्होंने दरोगा भर्ती से जुड़े हुए कई सारी मांगे की दोस्तों। नीतीश और मोदी की सरकार ने युवाओं को सुनने की जगह पुलिस भेजकर लाठी चार्ज करवा दिया दोस्तों। बिहार में हर दिन ऐसे वीडियो आते रहते हैं जहां पर युवाओं पर लाठी चार्ज होता रहता है। ये एनडीए सरकार का अत्याचार है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि लेकिन अब और नहीं, बिहार की जनता तैयार है वोट से चोट पहुंचाने के लिए। और आप लोग जानते हैं किसकी ओर संकेत करके कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है दोस्तों। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पूर्णिया के अंदर, लेकिन दूसरी ओर छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार पूरे बिहार के अंदर कहीं ना कहीं किया जाता रहता है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से ये कहते हुए सामने आए कि मैं कभी एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ूंगा। यानी एनडीए गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो 2-3 बार पलटी मार चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एक मंच पर बैठे थे पूर्णिया के अंदर, तो वहां पर कई सारे ऐसे लोग भी थे जनता दल यूनाइटेड के दोस्तों, जिनकी ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार कहते हैं कि यही हमको लेकर गए थे आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ में। यानी उनका इशारा मंच पर बैठे आरजेडी के नेताओं की तरफ था दोस्तों। सबको पता है कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को लेकर ये बातें नीतीश कुमार बोल रहे हैं और ललन सिंह के काफी अच्छे संबंध हैं आरजेडी के लोगों से दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बार बार इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको नीतीश कुमार के ऊपर थोड़ा बहुत शक तो हो ही रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह शक नीतीश कुमार के ऊपर एकदम लाजमी है और लगातार किया जाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी, महंगाई अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी, बीजेपी जाएगी तभी रोजगार मिलेगा, बीजेपी वाले जाएंगे तभी लोगों को सम्मान मिलेगा। ये बात स्पष्ट बोल रहे हैं अखिलेश यादव दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर टीवी पत्रकार किस तरीके से दो अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं दोस्तों, इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीवी 9 के पत्रकार बाबू के लिए प्रशांत किशोर जी है, यानी प्रशांत किशोर जिसके पास एक भी पार्टी नहीं है दोस्तों, जिनकी पार्टी जनसुराज चुनावी मैदान में उतरी हुई है और लगातार संघर्ष कर रही है, जिनके पास एक भी सीट नहीं है, उनके लिए जी शब्द का इस्तेमाल ये पत्रकार कर रहे हैं। जबकि लालू यादव जी के लिए सिर्फ लालू यादव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए केवल नीतीश कुमार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कई सारे भारत के अंदर एंकर ऐसे हैं दोस्तों जो जातिगत मानसिकता से त्रस्त हैं और पिछड़ा जाति से आने वाले नेताओं का सम्मान नहीं करते दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर मामला है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक अहम फैक्टर बनकर उभरेगा क्या, यह सवाल जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग इस बार बिहार में एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे जिसके कारण एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि दोस्तों उनसे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छवि जरूर सुधरी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी एनडीए का नेता होने के बावजूद राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों और मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए, जिनकी छवि लगातार इंप्रूव होती जा रही है। आप लोग अगर आप मानते हैं दोस्तों कि उपेंद्र कुशवाहा एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो खुलकर तो बोल नहीं सकते, लेकिन जितना बोल पा रहे हैं उतना राहुल गांधी की तारीफ करते हुए इंडिया गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। टाइमिंग को लेकर यानी एसआईआर की टाइमिंग को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज है। तो इससे पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा या तो एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं या फिर वो नेचुरल तरीके से ये बातें रख रहे हैं। उनका खुद का पॉलिटिकल अनुभव भी काफी ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों और यहां पर कई सारे मामले को लेकर चर्चा की गई। राहुल गांधी पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद थे दोस्तों और इस दौरान राहुल गांधी ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे दोस्तों। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ट्रैक्टर चलाकर ले जाते दिखाई दिए हैं और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे दोस्तों। कांग्रेस के साथ में पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी काफी ज्यादा मौजूद थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने पूरे फ्लड के बारे में जानकारी ली, यानी बाढ़ के बारे में जानकारी ली और आश्वासन दिया कि वे लोग हमेशा
यानी कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से अपने लोग यानी यहाँ की जनता, पंजाब की जनता के साथ में खड़ी है। किसी भी तरीके की दिक्कतें आएगी तो पंजाब के लोग मुझसे संपर्क साध सकते हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर पूरी डिटेल जुटाने के बाद अब पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाने का फैसला लिया है दोस्तों। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार पर और ज्यादा दबाव बनेगा दोस्तों। और जो राहत पैकेज केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए दिया गया था, यानी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह दिया गया था, केवल 1600 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसे बढ़ाकर जितनी डिमांड की जा रही है उतना करने को लेकर प्रयास है दोस्तों। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पंजाब राज्य के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए केंद्र की सरकार उचित राशि दे, इतना पैसा दे जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सके और खासकर जिनको नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक तो वो भरपाई कर ले। लेकिन बीजेपी की सरकार फंड रिलीज करने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के और किसी मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर साथ साथ दोस्तों वक्फ अधिनियम को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार वक्फ की जमीन को लेने के लिए इस एक्ट को लेकर आई है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर अंतिम फैसला ले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डाटा उपलब्ध कराए कि किसे धर्म बदलकर वक्फ को जमीन दी गई है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के जांच के प्रावधान पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कलेक्टर के पास अभी भी सर्वेक्षण करने का अधिकार है, यानी कलेक्टर अपने हिसाब से जाकर सर्वे कर सकता है और अगर सर्वे में उसको कुछ गलत मिलेगा दोस्तों तो हो सकता है कि फिर वो इस मामले पर दखल देने की कोशिश करे। यानी वक्फ बाय यूज को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये प्रावधान अभी भी बचा हुआ है। इस तरीके से भी वक्फ कानून को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है, तो इस पर भी ध्यान देने के लिए बोला गया। ओवैसी ने कहा कि सीईओ को नियुक्ति जो किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सांसदों को, खासकर मुस्लिम सांसदों को एक को भी टिकट नहीं देती, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास मुस्लिम सांसद आएगा कहां से जो इसका सीईओ बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ओवैसी ने आगे कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कितने मुस्लिम हैं, वे वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करेंगे क्यों? यहाँ अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। यानी दोस्तों वक्फ कानून को लेकर जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें जो सीईओ होगा वो तो मुस्लिम समुदाय का होगा, लेकिन इसमें एक जगह 3 और एक जगह 4 नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। सवाल इसी पर पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि जब ये बोर्ड मुस्लिम समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है तो इसमें नॉन मुस्लिम लोगों को एंट्री दी क्यों जा रही है? सवाल तो एकदम जेन्युइन है दोस्तों। जो जिस धर्म का संस्थान है उस धर्म के लोगों को ही वो संस्थान चलानी चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार में नेता सह सांसद जायसवाल ने यानी संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ निशाना साधा है दोस्तों। प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए उन्होंने भी एक अफवाह फैला दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मेरे बारे में झूठ बोलते रहते हैं और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद दावा सामने आता है कि जब प्रशांत किशोर का जन्म हुआ था तो नर्स की अंगूठी चोरी होने की खबर हम लोगों ने भी सुनी है, अफवाह हम लोगों ने भी सुनी है। संजय जायसवाल इस और संकेत देते हुए प्रशांत किशोर को चोर बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। संजय जायसवाल को लेकर कई सारे खुलासे का दावा प्रशांत किशोर ने किया था और कई सारे डॉक्यूमेंट लेकर भी आए दोस्तों, और लगातार टेंडर से लेकर हर जगह उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है दोस्तों। प्रशांत किशोर के द्वारा जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, अब बीजेपी के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो नुरा कुश्ती चल रही है। आप लोग भी मानते हैं कि जनसुराज पार्टी के लोगों ने एक काम अच्छा किया है कि भाजपा सरकार के कई लोगों को एक्सपोज करते जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक एनडीए गठबंधन के मंत्रियों का पूरी तरीके से एनालिसिस होना चाहिए और कहां पर जमकर सत्ता का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, ये सबको पता चलना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश में तो एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल खबर यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 की जगह अब 112 नंबर कर दिया है दोस्तों, जिसके लिए 1200 नई गाड़ियां खरीदी गई, जिसमें 600 स्कॉर्पियो खरीदी गई, 6000 बोलेरो खरीदी गई दोस्तों। और जिन गाड़ियों की कीमत 30-30 लाख रुपए थी उसे सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए बताया है। यानी इस लेवल पर धांधली चल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जांच होनी चाहिए कि ये जो अपडेट मिली है कि 30 लाख की गाड़ियां खरीदी गई है, तो इससे बड़ा घपला क्या होगा? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इससे पहले भी कई सारे कांड सामने आए थे मध्य प्रदेश से ही, जहां पर पेंट कराने के नाम पर लाख रुपए ले लिए गए थे दोस्तों। यानी भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है और खासकर मध्य प्रदेश में यह हाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार से और तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जबकि कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने कहा कि ये लोग केवल भाषणबाजी कर रहे हैं, हम लोगों ने तो 62,000 बांग्लादेशियों को
को भारत से निकाला था 2005 से 13 के बीच में हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, जबकि मोदी सरकार अभी तक 2000 लोगों को भी नहीं निकाल पाई। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान 13 साल में लगभग 82,729 बांग्लादेशियों को निष्कासित कर दिया, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार नहीं कर पाई दोस्तों। यानी मोदी अमित शाह घुसपैठी का मुद्दा उठाते जरूर है, लेकिन कोई सॉलिड कदम नहीं उठाते। इससे पता चलता है कि केवल चुनाव में ही इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जाती है दोस्तों, और मुद्दे को घुसपैठी और इन फालतू की चीजों के इर्द गिर्द ले जाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जबरदस्त ज्यादा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।